नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स फुल्ली सोल्ड क्वेश्चन पेपर 2019। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ 150 होंगे और 2020 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा हूबहू। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा पिछले लगभग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स टेट के अच्छे से खुद सोल्व करिएगा अगर आप चाहते हैं कि टेट क्वालिफाई करना है। और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, ज़्यादा आपको फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है टेट का तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए टेट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई भी हो, मेडिकल, जेबीटी, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड सो ऑन, तो इसके लिए हमारी टीम ने पेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे संपर्क कर लें व्हाट्सएप पर। कितनी फ़ीस है, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको और कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। तो 150 क्वेश्चंस फटाफट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आशा है जो भी सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ख़ुद को चेक भी करते रहेंगे कि 2020 में जो हम अपीयर हो रहे हैं तो उसके लिए हमारा लेवल क्या है, प्रेपरेशन का हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी का लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन से मरुस्थल सबसे सूखा है? तो इसका आंसर जो है दो होंगे, यानी कि अरेबियन और अटागामा। तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा क्योंकि दो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते और ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हो सकता है बोर्ड भी मिस्टेक कर दे किसी क्वेश्चन में। आपने कमेंट करके बताना है अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। तो इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्क्स में जोड़ा गया था पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मुंबई। और मुंबई को कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट है, किसे भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा। दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो अच्छे से पढ़ लेना। मॉस्किटो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, स्पेनिश। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़िएगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? जैसे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला की कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो उसी प्रकार भारतीय अभिनेत्री जो पहली थी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे नरगिस दत्त। तो बी इज़ राइट आंसर। आम के खाने योग्य भाषा को क्या कहा जाता है? एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़ नोन एज। तो जिसको हम खाते हैं दोस्तों उसे कहा जाता है मेजोकार्प। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी ऑफ केलांग क्या है? एचपीजी के यहाँ से स्टार्ट है और आशा करता हूँ टॉपिक्स आप देख रहे होंगे, चाहे तो नोट डाउन कर लेना कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर हमने अभी अभी पद्मश्री डिस्कस किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेडी ऑफ केलांग जो है दोस्तों, ये एक ग्लेशियर है और ये पड़ता है लाहौल स्पीति में। तो केलोंग के बारे में आपको पता ही होगा, इसे बोला जाता है मुख्यालय लाहौल स्पीति का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? कमेंट करके ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कितनी तैयारी आप कर रहे हैं। तो बुद्ध जो भी उपदेश देते थे कौन सी भाषा में होते थे दोस्तों? ये होते थे पाली में। तो सी इज़ राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे। तो एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से भी आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पशुपति नाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, और आज के समय में इन्हें भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, उस समय पशुपति नाथ। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो होगा बोस इंडिकस। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं टेट एग्जाम्स में। कुंजम दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये भी हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, और कुंजम दर्रा है लाहौल स्पीति में। तो दर्रे जो हैं और जो हिमनद हैं ग्लेशियर्स, ये लाहौल स्पीति से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। इसके पीछे कहानी है, बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए ताकि आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो धर्मशाला को दोस्तों बोला जाता है द लिटिल लहासा। इसके पीछे कहानी क्या है। 1959 में दलाई लामा आया था, कहाँ पे, धर्मशाला में। दलाई लामा कहाँ से आया, तिब्बत से। तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा। तो ओबियसली दलाई लामा यानी कि तिब्बत का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, अगर धर्मशाला में रह रहा है तो वही राजधानी बन जाएगी तिब्बत की, क्योंकि इनडायरेक्टली यहीं से सारा प्रशासन देखा जाता है तिब्बत का दलाई लामा के द्वारा। दैट्स व्हाई धर्मशाला इज कोल्ड द लिटिल लहासा। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुकेत जो है मंडी में पड़ता है, और सुकेत का पुराना नाम बनेड़ था, ठीक है। गरुड़ सेन के द्वारा ये नाम रखा गया था, या इस शहर की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह जो है दोस्तों ये देखने को मिला था हमें 18 फरवरी 1948 को, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। और पंडित पद्म देव ने इसका नेतृत्व किया था बड़े पैमाने पर। गेटी थिएटर शिमला में दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे हाई लेवल एग्ज़ाम हो या फिर लो लेवल एग्ज़ाम। गेटी थिएटर में जो पहला नाटक दिखाया गया था उसका शीर्षक था दोस्तों, आप देख सकते हैं, टाइम विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो किनको कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई भारतीय हो जिसके पूर्वज वगैरह इंग्लैंड से संबंधित हो, ब्रिटेन से, यानी कि आंग्लो भारतीय। तो डी इज़ राइट आंसर। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे लोकसभा जो है, राज्यसभा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पक्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इंग्लिश में भी दिए गए हैं साथ में, तो अच्छे से देख लेना। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक जो थे दोस्तों, इनका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसको भी अच्छे से देखना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद को चेक करते रहा करो हर एक क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुल्तानपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किस स्थान में से सबसे कम वर्षा होती है। तो ओवरऑल आपको इंडिया में बताना है, और हाल ही में यहाँ पे भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों लेह, यानी कि लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश बना है ये। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिलहाल आप ये याद रखो, हिमाचल में ऊना ज़िले में एक नदी है जिसका नाम है स्वान नदी, इसे ऊना का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को, तो इस नदी का जो नाम है दोस्तों कोसी नदी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रा बताइए, बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है। इसका आंसर जिस भी स्टूडेंट ने कर दिया दैट मीन्स
उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की कौन से नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? बिल्कुल सही आंसर है चिनाब, राबी, ब्यास, इन सभी का। तो इसको अच्छे से देख लेना। यमुना नदी का उल्लेख नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश की जनजाति खंपा उद्गम स्थान है, तो इसका उद्गम कहाँ पे होता है? जो एक ट्राइब है खंपा, इसका उद्गम होता है दोस्तों तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत से ये हिमाचल में आए थे, लाहौल स्पीति वगैरह। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जनजातियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हिमाचल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता कौन है? हिमाचल के व्यक्ति हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इतिहास में। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका। हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हिमाचल के व्यक्ति की। तो सूबेदार मेजर भंडारी राम, जो कि कहाँ से हैं? बिलासपुर। सीधा क्वेश्चन आता है, सूबेदार मेजर भंडारी राम विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति हैं, तो किस जिले से संबंधित हैं? बिलासपुर। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आप करें और आने वाला जो टेट एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करें। निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा से संबंधित या फिर अवस्थित है? तो काफ़ी सारी सेंचुरीज़ हैं जिला चंबा में, जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हम कहते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो देख रहे हैं, गमगुल, सियावेही सेंचुरी, कुगती सेंचुरी, सेचुतवान नाला, ये तीनों प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं किसके? चंबा के। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडिंबा देवी मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है, डैश को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपने डोंगरी महोत्सव सुना ही होगा कुल्लू ज़िले में। तो सी इज़ राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जिला हमीरपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी किताब कौन सी है? स्वतंत्रता सेनानी है ये यशपाल। देश की आज़ादी में इनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है। लाहौर गए, इधर उधर गए, इन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे स्वतंत्रता के ऊपर, हिमाचल के युवकों को प्रेरित किया। तो इनके द्वारा एक लिखी गई किताब है दोस्तों, जिसका नाम है सिंह बलोकन। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर। लोकटक झील पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि तैरती हुई झील है, इसमें टापू हैं जो तैरते ही रहते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों रिवाल्सर झील है कहाँ पे? मंडी ज़िले में, वैसी ही ये झील है, तैरते हुए टापू हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये मणिपुर में है, काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस। सही जोड़े को चुनिए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे कैसे मैच होता है। मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें मैच कर सकते हैं। तो सी इज़ राइट आंसर। जैसे जुहू बीच जो है ये महाराष्ट्र में है, कोवालम बीच जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है केरल में, उसका डोना पाउल बीच जो है ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में, और मेरीना बीच जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक तट है, बीच है, जो कि बार बार पूछा जाता है, मेरीना बीच तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है, मिजोरम राज्य में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों चेरा। मिजोरम की बात कर रहा हूँ। तो लोक नृत्य एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये सब कुछ आपको पेड क्रैश कोर्स में मिलेगा, HP GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK एंड सो ऑन। तो जरूर ज्वाइन करिएगा पेड क्रैश कोर्स। भारत में महाविपदा प्रबंध बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष में हुई? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये टफ होते हैं बेसिकली, तो अगर इनको सोल्व ना कर पाओ
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2005 में महाविपदा प्रबंध बिल, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल की। और हिंदी में समझ ना आए कभी भी तो इंग्लिश का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं और इंग्लिश में आसान लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के, इनको ज़रूर अपनाइएगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है, थर्ड सेक्शन। तो फेमिनिन फोक्स का, यानी कि अगर मैं बात करूं लिंग क्या होगा, फोक्स का लिंग बदलो, तो आपको याद रखना है इसका बिल्कुल सही आंसर है बिक्सन्स। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा। योर फादर इज़ कंसर्न्ड डैश योर फेलर। तो किसी चीज़ के लिए अगर कोई कंसर्न्ड होता है दोस्तों, तो वो किसके लिए कंसर्न्ड होता है, एट होता है, क्योंकि फेलर जो है एक पार्टिकुलर चीज़ है। नेक्स्ट है आई फाइंड माई सेल्फ कैपेबल डैश डूइंग दिस जॉब। तो किसी चीज़ को करने में एबिलिटी अगर दिखाई देती है तो वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, डैश एक्यूज्ड इज टेलिंग डैश लाई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों द एक्यूज्ड इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो इसको देख लेना आप यहाँ पे फिल करके। अब दोस्तों यहाँ पे जो 65th क्वेश्चन है, डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पोइट यूजुअली रेफर टू एज द फादर ऑफ इंग्लिश वर्स। किसे इंग्लिश वर्स का पिता कहा जाता है, तो ये मुख्य रूप से हम +1 +2 में देख चुके हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी हमने इंग्लिश में काफ़ी बार इसके बारे में देखा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जोफ्री, जो चौसर हैं, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये तो काफ़ी आसान है दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो विचार करिएगा, आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सही जो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है वो है दोस्तों डेवलप। ठीक है, बी इज़ राइट आंसर। अब इन 4 ऑप्शंस में से देखिए सही स्पेलिंग्स कौन सी हैं। तो इसमें दोस्तों जो ए ऑप्शन है एमेच्योर, तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग्स हैं। एमेच्योर का ज़रा हिंदी में मीनिंग बताइए कमेंट करके, अभी लग जाएगा पता कि इंग्लिश आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक। एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है, तो ये भी आसान था दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखते हो टीवी में, इंटरनेट के ऊपर। तो इसका सही आंसर जो है एडवर्टाइजमेंट, ए ऑप्शन, ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी में विज्ञापन इसे बोला जाता है। उसके बाद 4 ऑप्शंस में से देखिए बिल्कुल सही स्पेलिंग्स क्या हैं। एसेटिक की बिल्कुल सही स्पेलिंग्स होती हैं ये सी। एसेटिक बंदा वो होता है जो खुद को बुरे कामों से रोकता है, जैसे शराब पीने से या फिर फ्रेंडशिप में एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सही स्पेलिंग्स देखिए ज़रा। हैमर की सही स्पेलिंग होती है बी, जो ऑप्शन है ये HAMMER। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी बोरिंग लगे तो वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेना, फिर वीडियो को देखिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हूबहू हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द गिवन फ्रेजेस। इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आफ्टर डेथ इसे क्या बोला जाता है, तो
आफ्टर डेथ के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं पोस्थुमस। अगर कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसे पोस्थुमस कहा जाता है, पोस्थुमस चाइल्ड। अगर कोई व्यक्ति मरता है उसके बाद उसे कोई पुरस्कार मिलता है तो उसे बोला जाता है पोस्थमसली कोई भी अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको एक शब्द में क्या बोला जा सकता है, टी टोटलर, यानी कि जो चाय पीता है। एक ट्रिक है इसको याद रखने का, जो शराब नहीं पीता चाय पीता है उसे बोला जाता है टी टोटलर, ठीक है। लवर ऑफ मैनकाइंड, ये करोड़ों बार रिपीट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोला जाता है, अगर मैनकाइंड यानी कि जो दयालुता है उसका कोई उसको प्यार करता है तो उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। स्पेलिंग्स देख लेना, करेक्टली स्पेल्ड में भी एक काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है इंसॉल्वेंट का, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों डेस्टिट्यूट, ठीक है। और मीनिंग्स जरूर फाइंड आउट करिएगा डिक्शनरी में, वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। नोविस, चलो नोविस का मैं आपको बता रहा हूँ। नोविस वो होता है बंदा जो बिल्कुल नया होता है, नो सिखिया। तो इसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। इसका बिल्कुल सही आंसर है बिगिनर, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, ठीक है। एबहोर, घृणा, तो इसका बिल्कुल सही सिनोनिम होगा दोस्तों, इसका सिनोनिम होगा एबोमिनेट, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डेक्सटेरिटी, इसका सिनोनिम होगा एड्रोइटनेस, ठीक है। ये कुछ एक टफ वर्ड्स हैं जो आपको लिख के याद करने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। करेक्टली स्पेल्ड अगेन हमें फाइंड आउट करनी है। डायरिया की बिल्कुल सही स्पेलिंग्स क्या होती हैं, तो डायरिया की अगर स्पेलिंग्स कभी भी आप देखो डायरिया ऐसे लिखा जाता है। अच्छे से एक एक स्पेलिंग को लिखना फिर याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे। कॉपी पेन लेके ही बैठिए, कभी भी देखिए ऐसे वीडियोस। उसके बाद हमें कोरिजेंडम का सही स्पेलिंग्स फाइंड आउट करनी है, तो ये जो सी ऑप्शन है कोरिजेंडम, ये सही स्पेलिंग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सही स्पेलिंग्स कौन सी हैं, तो रेस्टोरेंट इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें स्पेलिंग्स को बड़े ध्यान से देखना, RESTAURANT, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करता। आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो अपना सहयोग ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। करेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है, 3 जो हैं इनकरेक्ट हैं, एक जो है करेक्ट है। तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें चारों को, तो ये निकल के सामने आ रहा है। डी ऑप्शन जो है हिज फादर डील्स इन क्लोथ्स, ये बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सेंटेंस है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा पूछा जाता है हिज फादर डील्स डैश क्लोथ्स, तो वहाँ पे ऑप्शन में इन होगा, विद होगा, बाय होगा एंड सोन, तो आपको वहाँ पे इन करना पड़ेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, अगर बिजनेस कोई करता है तो डील्स इन हमेशा आता है। अगर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, तो डील्स विद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन बिल्कुल सही है। इस स्टूडेंट ने भी यहाँ पे विद लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमें क्या करना है, इडियम्स का मीनिंग या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। स्टडी ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड, अगर कोई व्याकरण का अध्ययन कर रहा है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स यानी कि ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, उसमें एरर्स ही देखे जाते हैं कि क्या बिल्कुल सही क्रम में इस्तेमाल किए गए हैं ये शब्द या फिर वाक्य या नहीं। वन हु कैनोट डाई,
जो दोस्तों मर नहीं सकता, तो इसके लिए हम इमोर्टल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स देखना, ये भी पूछी जाती हैं। यहाँ डबल एम है, कई बार सही स्पेलिंग्स करके आता है और सिंगल एम ही होता है वहाँ पे। बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है दैट कोज्ड क्वेरल, किसी झगड़े का वजह बनना, बोन ऑफ कंटेनिश। तो यहाँ पे बोन जो है हड्डी है, और कुत्तों को देखा होगा आपस में आपने लड़ाई वगैरह करते, तो दिस इज़ कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। आशा करता हूँ समझ आपको आ गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्हें दोस्तों इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थीं, जब उन्होंने संविधान लिखा देश का तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो उनको आप क्या बोल सकते हैं? उनको बोल सकते हैं पोलीग्लोट, जो कि काफ़ी सारी भाषाओं के ज्ञानी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खाता है, उसे क्या बोला जा सकता है एक शब्द में? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ओमनीबोरस, यानी कि जो मीट भी खाता हो, घास, सब्जियां, ये सब कुछ भी खाता हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ओमनीबोरस क्या होता है, उसके बाद जो मांस खाता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलिन, हमें फाइंड आउट करना है डक का, यानी कि लिंग बदलना है हमें। तो डक जो है उसका हमें लिंग बदलना है, इसका सही आंसर है ड्रेक, डक और ड्रेक। ठीक है, बतखें वगैरह जो होती हैं उनकी बात हो रही है। मैस्कुलिन हमें फाइंड आउट करना है गूस का। हम आपने देखा होगा वाइल्ड गूस चेज एक ईडियम आता है, तो व्यर्थ में किसी का पीछा करना, एंड सो ऑन। तो इसका सही आंसर है गूस जो है, इसको गेंडर आप कह सकते हैं मैस्कुलिन फॉर्म में। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ समाप्त होती है। अब सोशल स्टडी, जो कि मेन हाईलाइट है इस एग्ज़ाम की। सोशल स्टडी का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, और ये जाके गिरती है कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में। ठीक है, बाकी जो नदियां हैं भारत के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो नदियां हैं, एक तो ताप्ती नदी है और एक नर्मदा है। तो यहाँ पे दोस्तों भ्रंश घाटी से होके जो बहती है वो कौन सी नदी है? याद रखिएगा, ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी जो है वो भी इसी के समानांतर बहती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा। ठीक है, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर जो है दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? सेरीकल्चर में होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो रेशम कीट पालन होता है, रेशम के कीड़े वगैरह इसमें पाले जाते हैं, तो उसे सेरीकल्चर बोला जाता है। तो डी इज़ राइट आंसर। सिलिकॉन घाटी स्थित है, सिलिकॉन घाटी कैसे इसका नाम पड़ा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कैलिफोर्निया में है। सिलिकॉन का मतलब होता है दोस्तों जो मोबाइल कंप्यूटर्स में चिप्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, प्रोसेसर में, मदरबोर्ड में एंड सो ऑन, तो इनकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया यूएसए में की जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने देखा हो कि अंग्रेज वगैरह कोलकाता में किस नदी से होके व्यापार करते थे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हुगली नदी, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, नीचे की तरफ बह जाती है। और जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके होती हुई फिर से कोलकाता साइड आती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ये पता आपको होना चाहिए। इसका सही आंसर है बिल्कुल
1914 में शुरू हुआ था और 1939 में कौन सा शुरू हुआ था? द्वितीय वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध। सती प्रथा पर रोक किस वर्ष लगाई गई थी? राजा राममोहन रॉय का बहुत ही बड़ा ये प्रयास था। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी फाइनली कब? तो ये दोस्तों 1829 में। उसके बाद चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? 22 पुलिस स्टेशन में व्यक्ति जला दिए गए थे लोगों के द्वारा, तो 1922 में कर दिया था बंद महात्मा गांधी ने। किसको? तो ये था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखो, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस आते हैं। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग जो है दोस्तों अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई, नीति आयोग शुरू हो गया। कमेंट करके ज़रा बताओ नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। देखता हूँ कितने आप कमेंट करते हैं इसकी फुल फॉर्म। योजना आयोग जो है दोस्तों ये शुरू हुआ था 1950 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका भारी उद्योग। इसमें भिलाई और तारापुर ये संयंत्र वगैरह देखने को मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो पाकिस्तान के साथ हुई थी। इसमें कुछ एक नदियां हैं, जैसे झेलम हो गई, सिंधु हो गई, चेनाब हो गई। इनका पानी जो है 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, और बाकी जो ब्यास नदी है, रावी नदी है या फिर सतलुज नदी है, इनका 80% पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा। सिंधु जल संधि जो है दोस्तों ये हुई थी 1960 में, तो सी इज़ राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 1945 में, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी जापान में परमाणु बम गिराए गए थे, उसके बाद ये सब कुछ करना पड़ा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष पहुंचे थे? तो आई थिंक 9 जनवरी 1915 में आए थे, इसलिए NRI डे आज तक मनाया जाता है। कमेंट करके ज़रा बताओ NRI की फुल फॉर्म क्या है। जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसीकल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? सेरीकल्चर ऊपर हमने देखा, रेशम कीट वगैरह जो होते हैं। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन से है। पिसीकल्चर मछलियों का पालन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? जरा कमेंट करके ये बताना कि मानचेस्टर है कहाँ, किस देश में है रियली। और जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ओसाका को कहा जाता है। ए इज़ राइट आंसर। निम्न में से किसको सुनहरे रेशा के रूप में भी जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा क्या होता है? तो दोस्तों ये है पटसन, जिसे हम इंग्लिश में जूट कहते हैं। तो इसका कलर जो है ये सुनहरा होता है, और रेशा यानी कि जूट, ठीक है। यांगत्से नदी संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको इस तरफ मिल रहे हैं 4 ऑप्शंस, हालांकि यहाँ भी है। तो ये जो चाइना है या फिर चीन, यहाँ पे यांगत्से नदी जो है बहती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? काला सोना दोस्तों क्या चीज़ है? तो यहाँ पे कोयला भी ऑप्शन में दिया गया है और पेट्रोलियम भी। यहाँ पे गलती हो गई है एग्जामिनर से। तो अगर ऑप्शंस में आपको सिर्फ पेट्रोलियम होता तो यही इसका सही आंसर होता, अगर कोयला होता तो ये सही आंसर होता। तो दोनों सही हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ग्रेस मार्क्स ऐसे में मिलते हैं आपको। कौन सा या फिर कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो काफ़ी इजी है ये भी। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली
जो पर्वत श्रृंखला है उसे बोला जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है यूराल। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात डैश है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एंजल जल प्रपात। ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताना किस राज्य में है ये एंजल जल प्रपात। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो ऊपर मैंने डिस्कस किया था भ्रंश घाटी वाले प्रश्न में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, सतपुड़ा। क्योंकि सबसे पहले विंध्याचल आती है, फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुड़ा आती है और ताप्ती नदी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है सतपुड़ा, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूँ, तो अनाईमुड़ी सह्याद्री में ये स्थित है। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में निम्न में से किस स्थान पर है? परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तमिलनाडु में, इसका आप अच्छे से देख लेना, यह है दोस्तों कल्पकम में। तो बी इज राइट आंसर। पृथ्वी की दूसरी मेंटल की मोटाई लगभग डैश है। तो सबसे पहले दोस्तों क्रस्ट आता है, फिर आती है मेंटल, फिर आता है कोर या क्रोड। तो अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों जो मेंटल है ये काफ़ी मोटी होती है। तो इसकी मोटाई होती है लगभग, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2900 किलोमीटर, और ये ही बार बार पूछी जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? जनसंख्या लगभग 17% है, और क्षेत्रफल देखिएगा कितना कम है, इसलिए यहाँ पे घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 2.4% जो है क्षेत्रफल है भारत का, अगर कंपैरिजन करोगे पूरी दुनिया से। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? अंडमान द्वीप कहाँ है? यह दोस्तों हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना, मैप में इतना क्लियर नहीं बना पाया हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है अंडमान निकोबार। तो कौन सा देश इसके बिल्कुल नज़दीक है? तो म्यांमार। ठीक है, जिसे बर्मा पहले कहा जाता था। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो कहाँ पे है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये दोस्तों उत्तराखंड में है, और सबसे पुराना नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान यही है उत्तराखंड वाला। किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले है क्या चीज़? ये दोस्तों एक हीरा है किम्बरले, तो इसको भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों शीतोष्ण घास जो हैं अमेरिका में होते हैं, उसके बाद अफ्रीका में होते हैं, जैसे सवाना अफ्रीका वाले हैं, और स्टेपीज जो हैं ये यूरोप वगैरह में देखने को मिलते हैं, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेल्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कांसी राम ने। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलती है, बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह। निम्न में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट जो है आपको पता ही होगा, ये और होता है तांबा वगैरह का। तो सबसे बड़ा इसका उत्पादक कौन है? यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में सहायक संधि शुरुआत की थी? अंग्रेजों के समय की बात हो रही है दोस्तों ये। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय, या फिर वायसरॉय? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि ये राजाओं के पास जाता था और बोलता था कि आप हमें
टैक्स वगैरह दे दिया करो, आपकी रक्षा हमारी सेना यानी कि ब्रिटिश सेना करेगी। तो सहायक संधि इसी को बोला जाता था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो काफ़ी बड़ा धोखेबाज था ये। हालांकि 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसमें लड़ाई असल में हुई ही नहीं थी। जो सेनापति था, इसका नाम पहले आप जान लो, मीर जाफर, यही भाग गया था। तो सिराजुद्दौला तो ऑटोमेटिकली हार जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कब और कहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को आपको नाम याद रखना है अगर आप बिल्कुल हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बाकी अमेरिका याद रखिए और 1913 याद रखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? 1927 में बना था और 28 में भारत में आया था। काफ़ी विरोध हुआ था, गो बैक साइमन कमीशन, ये नारे लगे थे। साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे पहले तो ये देखिए, फिर देखिए इसका विरोध क्यों हुआ। तो इसके टोटल मेंबर्स थे दोस्तों 7, और 7 के 7 थे अंग्रेज, ब्रिटिश, भारतीय एक भी नहीं था। और कानून बना रहे थे भारत के लिए साइमन कमीशन। तो ऑब्वियसली अगर भारत का कोई व्यक्ति एक भी नहीं है तो ये ब्रिटिश हमारे लिए क्या कानून बनाएंगे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी इन्होंने इतने जोश से इस लड़ाई को लड़ा था कि सबसे ज़्यादा कामयाबी इन्होंने ही हासिल की थी 1857 की क्रांति में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बिहार, जगदीशपुरा। राजा कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में इन्होंने यहाँ से भाग लिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको जाना जाता है दोस्तों महबूबे इलाही के नाम से। काफ़ी महान संत थे ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? आज के समय में आप जो भी देखते हो मेडिकल की दुनिया में जो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं दोस्तों, हजारों साल पहले चरक ने उनको कर दिखाया था, ऑपरेशंस वगैरह करते थे ये। तो बिल्कुल सही इसका आंसर जो है वो है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के दरबार में थे चरक, और कनिष्क के बारे में आपको पता ही होगा कौन थे ये, एंड सो ऑन। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का एक नेता था? वहाबी आंदोलन जो है मुसलमानों का आंदोलन था, मुसलमानों का वर्चस्व ये करना चाहते थे। तो दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी प्रमुख नेता थे इसके। लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इस समय अगर वो इस्तीफा देना चाहें तो किसको इस्तीफा देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे इस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोगी की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? अगर राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे तो इसके खिलाफ महाभियोग शुरू हो सकता है। तो कहाँ पे शुरू हो सकता है दोस्तों? ये संसद का कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, इसमें कुछ एक मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है, ठीक है। दोनों सदनों में अगर पास हो जाए ये बिल वगैरह, तब जाके जो राष्ट्रपति है उसे निकाला जा सकता है। शासन के संसदीय स्वरूप में वह सभी समकक्षों में प्रमुख है। तो कौन है प्रमुख शासन के संसदीय स्वरूप में? तो जो भी प्रधानमंत्री होगा भारत का वो दोस्तों सबसे प्रमुख होगा नेताओं में। उसके बाद नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अगर सिर्फ एक मंत्री पूछा जाए वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो किसके? वो दोस्तों राष्ट्रपति के। यहाँ पे पूछा गया है मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है,
कुछ एक यानी कि लगभग 15% होते हैं ये मंत्री, तो ये सारे के सारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को डैश को अंगीकृत किया गया। संविधान कब यहाँ पे अंगीकृत हुआ था? बिल्कुल सही आंसर है इसका 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये पावर में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, तब जाके भारत गणतंत्र बना था। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये है हैग, नीदरलैंड में। सबसे पहले तो नाम याद रखो, हैग उस जगह का नाम है और कंट्री है नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? और ये लड़ाई मराठाओं के बीच और अब्दाली के बीच हुई थी। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है 1761। उसके बाद नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो ऊपर हमने कनिष्क के बारे में देखा था, चरक उसी का दरबारी था, चिकित्सक। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका कुषाण वंश से संबंधित था कनिष्क। गुट निरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको अच्छे से देखने हैं। तो ये हुआ था दोस्तों कौन सा? 7वां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेना ने कब चलाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 1984 में चलाया गया था, ठीक है। और खालिस्तान यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे सिखों द्वारा जो भी गतिविधियाँ की गई थीं तो उनको टैकल करने के लिए ये था। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन हो गई, रेड क्लिफ हो गई, ये बार बार पूछी जाती हैं। तो ये दोस्तों भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, इसके ऊपर भी विवाद चला रहता है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 12 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान कौन से होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर अमेरिका हो गया, या फिर जो आप कह सकते हैं यूरोप वगैरह हो गया। तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो उत्तरी मैदानों में पवनें बहती हैं इनको बोला जाता है दोस्तों लू, ठीक है। ये इंडिया में मुख्य रूप से गर्मियों में बहती हैं, जैसे अपर इंडिया जो है उसमें प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध ऊपर हमने देखा भी था, मीर जाफर ने धोखा दिया था किसे? सिराजुद्दौला को। तो ये दोस्तों 1757 में लड़ा गया था। मलिक काफूर जो है इनमें से किसका प्रसिद्ध सेनापति था? अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण वाली तो आपको पता चल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था मलिक काफूर। उसके बाद बुल्लर झील जो है किस राज्य में है? क्योंकि मीठे पानी की सबसे बड़ी ये झील है, तो जम्मू कश्मीर में है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा लिखा था दोस्तों किसने? याद रखना, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा। मोहम्मद बिन तुगलक का ये दरबारी था। प्रयागराज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो प्रयागराज तो अब आपको पता चल गया होगा, ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। शिमला समझौता हुआ था, तो दोस्तों शिमला समझौता हुआ था बेनजीर भुट्टो का जो पिता था उसके बीच और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद जो है जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, तो इसमें दोस्तों टोटल कितने सदस्य होते हैं?
15, 5 परमानेंट और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। भारत भी 2 या 3 सालों बाद इसे ज्वाइन करता रहता है। तो इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बाकी पेड क्रैश कोर्स के बारे में ज़रूर डिटेल लीजिएगा, क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और पेड क्रैश कोर्स में ये सब कुछ अवेलेबल होगा। HPGK, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी एंड सो ऑन। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।